हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है बिकॉज हम आज बात करने वाले हैं बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स लीवर के बारे में। हाँ, एक बात आप देखेंगे कि बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, आप देखेंगे आमतौर पर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बहुत तरह के हमारे बॉडी में ऑर्गन्स पाए जाते हैं और वहां से क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर। आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो जिसमें से एक अहम पार्ट है हमारी बॉडी का लिवर, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये रहा आपका प्यारा सा लिवर, आप देख रहे हैं, ठीक है। आप ही का नहीं, मतलब आप ही का है कि नहीं, आप पहचान लीजिए। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, जो हमारा पहला पॉइंट है, यकृत में पित्ताशय पाया जाता है। ऑफ कोर्स जो हमारा पित्ताशय है वो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, वो पाया जाता है यकृत में। ये आप देख रहे हैं गाल ब्लैडर, यानी हमारा ये क्या है, पित्ताशय, जो कि कहाँ पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। अब इसका काम क्या होता है दोस्तों, तो जो पित्त रस का श्रवण होता है, ठीक है, तो जो बाइल जूस यानी पित्त रस का जो श्रवण होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है दोस्तों, तो वो स्टोर होता है कहाँ पर, वो स्टोर होता है पित्ताशय में। आमतौर पे समझ में आता है कि पित्ताशय से ही जो है पित्त रस का श्रवण होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पित्त रस का श्रवण जो होता है वो लीवर से होता है, लेकिन स्टोर कहाँ पर होता है, तो वो स्टोर होता है दोस्तों कहाँ पर आपका, तो कहाँ पर स्टोर होता है आपका, वो होता है स्टोर आपका पित्ताशय में। पित्त रस की प्रकृति कैसी होती है, तो देखो दे यहाँ पर बोला है कि इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। यानी पित्त रस की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई भी लिक्विड देखेंगे तो उसकी या तो वो क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, है ना, या फिर क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, या फिर क्या होगा, वो न्यूट्रल यानी कि उदासीन होगा। अब देखो, ये डिसाइड करता है पीएच पैमाने पर। अगर किसी का पीएच मान जो है वो 7 के बराबर है तो कैसा होगा, वो उदासीन होगा, और 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और 7 से ज्यादा है तो क्या होगा, क्षारीय है। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि जो पित्त रस का पीएच मान है वो कितना होता है। तो देखेंगे आप, पित्त रस का पीएच मान 7.7 होता है। अब देख करके आइडिया लगा लिया आप कि भाई इसका जो पीएच मान है वो 7 से ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, कैसा होता है, क्षारीय होता है, जो कि आपने इसके ऊपर वाले पॉइंट में आपने देखा ही। अगला पॉइंट हमारा यह है कि पित्त रस के द्वारा वसा का पाचन किया जाता है, अर्थात वसा के बड़े कणों को छोटे कणों में बदलने का कार्य करता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो पित्त रस होता है वो वसा को पचाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, और ये जो वसा के मतलब बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि पित्त रस वसा का पाचन इमल्सीकरण अथवा पायसीकरण द्वारा क्या करता है, इमल्सीकरण या फिर पायसीकरण द्वारा इसको कर देता है। अब यहाँ पर देखना, अगला जो आपका पॉइंट है कि पित्त रस में 2 वर्णक पाए जाते हैं। अब पित्त रस में आपके 2 तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं, 2 वर्णक। एक है आपका बिलिरुबिन। अब ये बिलिरुबिन जो होता है ये किस रंग का होता है, पीला होता है, और जो आपका बिलिवर्डेन जो होता है ये कैसा होता है, ये हरा होता है। तो पित्त रस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बिलिरुबिन है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों पित्त रस में। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो बिलिरुबिन है इसका कलर कैसा होता है, तो ये कैसा होता है, पीला, और बिलिवर्डेन जो होता है इसका कलर कैसा होता है दोस्तों, इसका कलर हरा होता है। होपफुली आपको बातें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर देखिए, इसी की वजह से आप सभी को पता है कि जिसको होती है पीलिया, है जिसको क्या होती है, पीलिया। अब यहाँ पर देखो किसकी वजह से होती है, वो बिलिरुबिन की बढ़ने की वजह से होती है, क्योंकि इसका कलर कैसा होता है, पीला। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से पीलिया होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसकी मात्रा बढ़ने से पीलिया रोग होता है, तो बिलिरुबिन के कारण जो होता है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती है तो पीलिया रोग होता है। ये बिलिरुबिन है क्या, तो ये होता है दोस्तों आपका ये पित्त रस में पाया जाने वाला वर्णक होता है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है आपकी यानी कि लिवर, यानी यकृत ही होता है। सबसे बड़ा अंग आपके बॉडी का पूछा जाता है तो वो होता है क्या, आप सभी को पता है, स्किन होता है, त्वचा। लेकिन अगर आपसे पूछा सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, तो वो आपकी क्या होती है, यकृत होती है। क्लियर है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। सब लोग जानते होंगे सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, कॉमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। चलिए
अगला पॉइंट हमारा ये है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एक पेपर में पूछा गया है कि लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों लीवर का अध्ययन आपका हेपेटोलॉजी कहलाता है। लीवर का अध्ययन जो होता है हेपेटोलॉजी कहलाता है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग क्या होता है? यकृत। मैंने बोला सबसे बड़ा अंग जो होता है स्किन होता है, वो बाह्य होता है, और सबसे इंटरनल पार्ट जो होता है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा यानी आंतरिक अंग जो होता है वो क्या होता है? आपका लीवर ही होता है। लंबाई के अनुसार त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया। और यकृत का जो भार होता है वो कितना होता है? 1.67 किलोग्राम होता है, ठीक है, यानी 1.5 किलोग्राम से ज्यादा होता है। यूरिया को अमोनिया में यकृत बदलता है, यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में कि यूरिया को, ठीक है, यूरिया को अमोनिया में बदलने का काम कौन करता है? यूरिया को अमोनिया में बदलने का काम कौन करता है? तो वो करता है आपका लीवर। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो आप जान लीजिए, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। और अमोनिया का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है NH3। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। NH2CO NH2 ये यूरिया का फॉर्मूला है, और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? आपका NH3 होता है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, CO NH2 का ट्वाइस या फिर NH2 का ट्वाइस करके आप CO भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है, देखिए जितने भी हमने यहाँ पर पॉइंट लिए हैं ना, आप ये देख लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, यहाँ से डेफिनेटली बनते ही बनते, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सारे पॉइंट बिल्कुल हीरे मोती की तरह हैं, क्लियर है। चलो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यकृत में निराविषीकरण यानी एंटी टॉक्सिडेशन की क्रिया होती है, यानी जो टॉक्सिडेशन होता है यानी जो विष होता है, जो जहरीली चीजें होती हैं, वो क्या होता है? वो निराविषीकरण हो जाता है, यानी उसका जो प्रभाव होता है बहुत कम हो जाता है, क्लियर है। तो यकृत में ये चीज होता है, ये ध्यान रखना। यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, इस बात को ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है, ये हो गया यहाँ तक। आगे देखेंगे अगला पॉइंट, यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है, यानी जो आपका पित्त रस होता है, बाइल जूस होता है, वो कहाँ से होता है? यकृत की कोशिकाओं से ही होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो पित्त रस का श्रवण होता है वो यकृत से होता है, पित्ताशय से नहीं होता है, वो पित्ताशय में जाकर के स्टोर होता है, कंफ्यूजन नहीं पालना। अगला है, पित्त में जल 85% एवं पित्त वर्णक 12% पाया जाता है, यानी जो आपका पित्त रस होता है, अभी मैंने बताया उसमें कि 2 तरह के वर्णक पाए जाते हैं, एक का कलर क्या होता है? पीला होता है, एक कलर जो होता है हरा होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पित्त में जल की मात्रा जो होती है 85% होती है, और जो वर्णक होता है कितना होता है? 12% होता है। अगला है, पित्त वर्णक यकृत भक्षी कोशिकाओं से बनते हैं। जो पित्त वर्णक होते हैं, अभी मैंने आपको बताया जो दो, वो किससे बनते हैं? यकृत भक्षी कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। पित्त रस का कार्य जो मुख्य कार्य होता है, भोजन को क्षारीय बनाना होता है, तथा यह वसा को, ठीक है, तथा यह वसा का पायसीकरण कर देता है, यानी वसा को पायसीकृत करके इसको पचाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो कौन, मतलब क्या करता है? क्षारीय बनाना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पित्त रस होता है वो भोजन को कैसे बना देता है, किस तरह से बना देता है? तो क्षारीय, या फिर भोजन को क्षारीय बनाने में कौन हेल्प करता है? वो आपका पित्त रस करता है। सारे पॉइंट। और हाँ दोस्तों, अब एक बात आप ध्यान रखेंगे, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, जो कुछ लिखा हुआ है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए विद टॉपिक का नाम लिख के लिखना है आपने, लिवर पीडीएफ, ठीक है। आपने बस लिवर पीडीएफ लिख के सेंड कर देना इस नंबर पर, ठीक है। इस नंबर पर आपने सेंड कर देना है, ठीक है, इस नंबर पर, ये 9044867194, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है और आपको पीडीएफ खट से मिल जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको टॉपिक का नाम लिख के पीडीएफ लिख देना है, आपको मिल जाएगी, क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला देखेंगे कि यहाँ पर हाँ ठीक है, यहाँ से देखेंगे, पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, मैंने भी आपको बताया बाबू भैया। जबकि पित्ताशय में पित्त रस का संचयन होता है, यही तो बताया मैंने भी आपको कि पित्त रस का श्रवण क्या कहाँ होता है? यकृत में होता है। और भैया ये स्टोर कहाँ होता है? ये पित्ताशय में स्टोर होता है, इकट्ठा होता है जाकर के। यकृत में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है कि यकृत में जो ग्लूकोज होता है वो किस रूप में स्टोर होता है?
तो वो स्टोर होता है दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मनुष्य में भोजन संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ये भी पूछ लिया जाता है कि मनुष्य में जो भोजन का संचय होता है, भोजन जो स्टोर होता है किस रूप में होता है दोस्तों, वो भी ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। अमोनिया प्रोटीन के कारण बनता है, यानी जो अमोनिया होता है वो किसके कारण बनता है, प्रोटीन के कारण बनता है। अब आप एक चीज और जान लीजिए, जो प्रोटीन होता है, ठीक है, जो प्रोटीन होता है वो किससे बना होता है दोस्तों, एमिनो एसिड से बना होता है। किससे बना होता है, एमिनो एसिड। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर प्रोटीन ब्रेकआउट होता है, टूटता है, तो किसमें टूटता है, तो दोस्तों वो टूटता है एमिनो एसिड में। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग जो होता है वो यकृत होता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि मनुष्य का जो प्रमुख उपापचयी अंग होता है वो कौन सा होता है, वो लीवर ही होता है। लीवर वसा में घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत होता है, यानी लीवर जो होता है, लीवर वसा में घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत होता है। यानी कह सकते हैं कि जो लीवर होता है भैया विटामिन से भरपूर होता है, लेकिन कौन सी विटामिन से, वसा में घुलनशील विटामिन इसके अंदर पाई जाती है। तो लीवर में वसा में घुलनशील विटामिन पाई जाती है। अब जो विटामिन होती है आप सभी को पता है मेरे भाई, जो विटामिन होती है वो आपकी दो टाइप की होती है। एक होती है वाटर सॉल्यूबल है, एक होती है आपकी वाटर सॉल्यूबल, और एक होती है आपकी फैट सॉल्यूबल। एक होती है आपकी क्या, फैट सॉल्यूबल। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वाटर सॉल्यूबल में जो, तो वो आपकी कौन सी विटामिन तो होती है, तो विटामिन बी एंड सी। लेकिन फैट सॉल्यूबल कौन होती है, ए बी, ठीक है, ए सॉरी बी तो नहीं होगी, बी नहीं होगी, बी नहीं होगी, बी 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 नहीं होगी, ठीक है, बी नहीं होगी, हाँ बी नहीं होगी आपकी। बी तो मैंने यहाँ लिख दिया, तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी जो हो जाएगी जल में घुलनशील तो बी और सी हो जाएगी, लेकिन वसा में घुलनशील क्या हो जाएगी, ए डी ई और के हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी, तो इससे भरपूर आपका कौन क्या होता है, आपका लीवर होता है। अगला है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा फॉस्फेट द्वारा कार्बोहाइड्रेट में बदल दी जाती है, ठीक है। इस बात को आपने, तो यहाँ पर आपका देखेंगे ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है मेरे भाई, ठीक है, ये आपको समझ में आ गई हुई बातें। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो अगला है पॉइंट, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा, ये क्या लिखा है, ये आपका लीवर होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, लीवर होना चाहिए, ठीक है, लीवर। तो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा लीवर द्वारा कार्बोहाइड्रेट में बदल दी जाती है। तो प्रोटीन की जो मैक्सिमम क्वांटिटी होती है किसमें चेंज कर दी जाती है, कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, यकृत में पुनरुद्भवन की क्षमता सर्वाधिक होती है। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ध्यान रखना इस बात को। अब ये पुनरुद्भवन की क्षमता मतलब क्या होता है, समझो बातों को। यानी आपकी पूरी बॉडी का ऐसा पार्ट है मेरे भाई, बहुत ही अद्भुत चमत्कारी है। चमत्कारी कैसे, यानी आप समझे कि आपका जो लीवर है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये आप लीवर देखिए पहले, ठीक है, ये आप पहले लीवर देखिए। ये मेरे भाई ये ऐसा है कि अगर ये यहाँ से कट जाए, ठीक है, यहाँ से कट जाए, तो कुछ दिनों के बाद ये फिर से अपना वैसा ही आकार ले लेगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, शॉक्ड मत होइए, ये फिर से अपना वैसा ही आकार ले लेगा। मतलब अगर ये यहाँ कट जाए, चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, बाय द वे कट जाता है, तो ये फिर से कुछ दिनों के बाद अपना पूरी तरीके से, मतलब जो भी पार्ट कटा है उसको पूरी तरह से वो भर लेगा फिर से। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन। तो सबसे ज्यादा जो होती किसमें होती दोस्तों, सबसे ज्यादा होती किसमें, ध्यान रखना, वो होती है आपकी लीवर में। सबसे कम किसमें होती है, तो दोस्तों वो होती है आपकी, बताएंगे, वो होती है आपके मस्तिष्क में। मस्तिष्क की जो क्या पुनरुद्भवन जो क्षमता होती है सबसे कम होती है, लेकिन सब ज्यादा किसमें होती है, लीवर में। होपफुली आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। जी हाँ, अगला है आपका, हाँ, तो यकृत में पुनरुद्भवन की क्षमता सर्वाधिक होती है। न्यूनतम पुनरुद्भवन की क्षमता कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, अभी मैंने आपको बताया। अगला है आपका, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि अल्कोहल या शराब पीने से यकृत में कौन सा रोग हो जाता है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना इस बात को। तो अल्कोहल या शराब पीने से जो यकृत में होने वाला रोग होता है वो आपका क्या होता है, सिरोसिस नामक रोग होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिरोसिस रोग का संबंध किससे है, तो वो लीवर से है मेरे भाई, ध्यान रखना इस बात को। ये बहुत कम पूछेगा कि शराब पीने से होगा, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि सिरोसिस नामक रोग किससे संबंधित है। क्लियर है। चलिए तो बढ़ते हैं फिर
अब बढ़ने के लिए कुछ है नहीं, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया दोस्तों। तो लीवर से रिलेटेड कोई भी पॉइंट अगर मिस हो रहा हो तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट को मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ पॉइंट मिस भी हो गए हों, लेकिन सारे पॉइंट हमने कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम तो चल रहा है। आरआरबी एनटीपीसी तो एनटीपीसी का तो एग्जाम चल रहा है, अब अंडर ग्रेजुएट का भी स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे कि ग्रुप डी का भी एग्जाम होगा, जिसको आप लेवल 1 कहते हैं। ठीक है, तो लेवल 1 का भी एग्जाम होगा एंड उसके बाद आप टेक्नीशियन वगैरह का भी आप पेपर देंगे। तो जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं साइंस के क्वेश्चन बनते हैं, बेहतरीन अच्छे लेवल के बनते हैं। और आपको पता है ग्रुप डी में तो 25 नंबर की पूरी साइंस आने वाली है। 25 नंबर की, यानी 25 नंबर का काफी अहम रोल रहेगा रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में। ठीक है, तो इग्नोर नहीं करना मेरे भाई, चैनल करो सब्सक्राइब फटाफट, दोस्तों में करो शेयर और क्लास को कंटिन्यू लेते रहो। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।